तटीय मैदान। हमेशा ध्यान इस बात को, कल हम लोग बात कर चुके थे प्रायद्वीपी। हम भारत की बात करें, प्रायद्वीपी भारत। आज हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। हमेशा ध्यान दो इस बात को, तटीय मैदान की यदि बात की जाए तो दो तरह के मैदान, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। हमेशा ये पश्चिमी तटीय जो मैदान है, हमेशा ध्यान इस बात को, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित है। हमेशा ध्यान दो, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पर जो पूर्वी तटीय मैदान है, यह पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यह पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित है। और पूर्वी तटीय जो मैदान है, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अब सोचो जरा, यदि मैप के थ्रू तटीय मैदानों को देखा जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे ये इंडिया का मैप है, इसको ध्यान से समझना इस बात को। ये सोचो आप, ये इंडिया का मैदान है, ये आपके सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, या सतपुड़ा रेंज है, या इसके ठीक नीचे एक ताप्ती नदी बहती है। ये ताप्ती नदी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? महादेव से। और महादेव की ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये पूरा का पूरा आपका अरब सागर है। और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। दोनों में अंतर देखो आप। ये आपकी पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। सोचो, ये जो आपका ये मैदान है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। हमेशा ध्यान दो, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो मैदान है, हम मैदान की बात करें, ये पश्चिमी तटीय मैदान है।
अब पूर्वी तटीय मैदान की यदि हम बात करें, सोचो यह आपका पूर्वी तटीय मैदान है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह आपका पूर्वी तटीय मैदान और यह पश्चिमी तटीय मैदान है। अब सोचो आप, हम बात करें इस मैदानों के अलग अलग नाम हैं। जैसे हम बात करें ताप्ती नदी से लेकर, यह आपका गोवा है मान लिया जाए, ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक का जो बेल्ट है मान लिया जाए ये गोवा है, ये ताप्ती नदी का मुहाना है ये। अब सोचो आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, यदि हम ताप्ती नदी की बात करें, ये जो सिरा है इसे कहते हैं कोंकण, कोंकण तट कहते हैं इसे। यहां से लेकर के ये आपका मंगलौर है, मंगलौर, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और ये आपका यहां से लेकर कन्याकुमारी तक का जो बेल्ट है इसे कहते हैं मालाबार तट। हमेशा ध्यान दो, ये कोंकण तट है, ये आपका ये कहा जाए कन्नड़ तट है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक का जो मैदान है वो कोंकण तट है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस कोंकण तट की जो लंबाई है, लंबाई 530 किलोमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है 30 से 50 किलोमीटर। इन मैदानों की बात देखो आप, ये जो कन्नड़ तट है कि हम बात करें, पहले से देखो आप, जो कन्नड़ तट है इसकी लंबाई लगभग 525 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 8 से लेकर 25 किलोमीटर। ये जो मालाबार तट है आपका, ये 550 किलोमीटर है, लंबाई 550 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है 20 से लेकर 100 किलोमीटर। ये बात हमेशा याद रखना। देखो आप, पूरी बात ध्यान देना, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक का कोंकण तट, इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है। हमेशा ध्यान दे इस बात को। और चौड़ाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर। यह कन्नड़ तट है। इसका जो विस्तार है गुजरात और महाराष्ट्र का तट है। ये मतलब ये जो कोंकण तट है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का मैदान। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो कन्नड़ तट है इसका विस्तार कर्नाटक, और ये जो है इसका विस्तार केरल। हम इस तट की बात करें, मालाबार तट या मालाबार मैदान की बात करें, यहां लैगून पाए जाते हैं जिसे कयाल कहा जाता है। लैगून पाए जाते हैं जिसे कयाल कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो टोटल जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका निर्धारण कैसे होता है?
150 मीटर समुद्र रेखा द्वारा। मालाबार तट पर लैगून पाए जाते हैं, हम लोग लैगून पढ़ चुके हैं। इन लैगूनों को कहा जाता है कयाल। लैगून को कहा जाता है कयाल। अब एक चीज सोचो जरा, पहली चीज देखा जाए, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, हम बात करें पश्चिमी तटीय यदि मैदान की बात करते हैं तो देखो आप, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्धारण 150 मीटर समुद्र रेखा द्वारा होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कई बार यूपीएससी ये पूछ सकता है कि कितने मीटर ऊंचा रेखा के द्वारा इसका निर्धारण होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो हम बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को, कोंकण तट, कन्नड़ तट, ये जो मालाबार तट है, यहां ज्यादातर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखा जाए यहां पे क्या होता है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कल हम लोग पढ़ चुके थे छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे समुद्र रेखा की यदि बात की जाए, समुद्र रेखा की यदि बात की जाए तो ये समुद्र है, ये मैदान है, ये पहाड़ है। समुद्र रेखा का मतलब ये, आप 150 मीटर ऊपर जाओ और यहां से खींच दो। आप सोचो, आप समुद्र रेखा का मतलब क्या होता है, आप 150 मीटर ऊपर जाओ और ये रेखा जहां तक टच करेगी, ये पूरा का पूरा जो मैदान होगा, ये तटीय मैदान होगा। क्लियर? दूसरी बात ध्यान से सुनिए इस बात को, उत्तरी सरकार का मैदान, ये बंगाल की खाड़ी देखो आप, ये जो है यहां से लेकर उड़ीसा से लेकर उत्तरी सरकार का मैदान या उत्कल का मैदान, ये जो सिरा है आंध्र का तट या रायलसीमा का तट, ये जो सिरा है कोरोमंडल तट। अब देखो आप, ये जो है उत्तरी सरकार का, इसका जो निर्धारण है 75 मीटर समुद्र रेखा द्वारा, इसका जो निर्धारण है 100 मीटर और इसका जो निर्धारण है 150 मीटर समुद्र रेखा द्वारा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब देखो आप, ये पूर्वी तटीय मैदान है, उत्तरी सरकार या उत्कल का मैदान, इसका जो निर्धारण है 75 मीटर समुद्र रेखा द्वारा होता है। अब सोचो, ये आंध्र का तट है, ये रायलसीमा का तट है, इसका जो निर्धारण है 100 मीटर समुद्र रेखा द्वारा होता है। तीसरी चीज, कोरोमंडल तट की बात करें, 150 मीटर समुद्र रेखा द्वारा होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये जो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान है, इन सबका सिर्फ 150 मीटर समुद्र रेखा द्वारा, पर यहां अंतर आ गया है।
अब इसमें देखो, आप हमेशा ध्यान देना इस बात को, कोरोमंडल तट में देखो तमिलनाडु में इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पूर्वी घाट लगभग लुप्त हो चुकी है। हमेशा ध्यान दो, तो कोरोमंडल तट की चौड़ाई सबसे ज्यादा, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूर्वी घाट का विस्तार नहीं है। हमेशा ध्यान दो, तमिलनाडु तक आते आते पूर्वी घाट का विस्तार समाप्त हो जाता है, इसलिए कोरोमंडल तट पे इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा हो जाती है। हमेशा इस बात को याद रखना है, इस बात को। अब देखो, अब ये उड़ीसा का मैदान है। उड़ीसा से लेकर आंध्र का जो पूरा तट है वो रायलसीमा का तट है, और तमिलनाडु का जो मैदान है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं इसे। अब ध्यान देना इस बात को। देखो आप, यदि दोबारा एक मैप बनाओ आप, हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये जो आपका पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, इसकी विशेषता क्या है? यहां ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका निर्माण नदियों द्वारा अपरदन से हुआ है। तीसरी चीज, उर्वरता कम होने से उत्पादकता भी कम होती है। हम चौथी चीज बात करें आपका, हमेशा ध्यान दो, यहां का तट ज्यादा कटा फटा है, जिससे प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण ज्यादा। इसे ज्यादा कटा फटा होने से, ज्यादा कटा फटा होने से इसे अटलांटिक तट कहते हैं। एक बात ध्यान देना इस बात को, देखो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, यहां ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा अपरदन से हुआ है। यहां उर्वरता कम होने से उत्पादकता भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहां का तट ज्यादा कटा फटा है, जिससे प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण ज्यादा होता है। ज्यादा कटा फटा होने से इसे अटलांटिक तट कहते हैं।
अब ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, ये पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं तो चट्टानों को काटती भी जाती हैं। अतः ये नदियां निक्षेपण नहीं करती, इनका मैदान अपरदंश हुआ है। वो उच्च भाग को नदियों ने काट दिया और मैदान को समतल बना दिया है। यहां बीहड़ पाए जाते हैं। रिवाइंस की बात करें, मतलब इस मैदान में बीहड़ का निर्माण ज्यादा हुआ है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है यहां नदियों द्वारा बीहड़ का निर्माण ज्यादा हुआ है। बीहड़ क्या होता है? रिवाइंस, जिसे हमने कल बात करे थे, चंबल का बीहड़। बड़े बड़े जो खड्ड होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसे कहा जाता है बीहड़। रिवाइंस कहते हैं इसे। देखो ध्यान से इस बात को। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहां ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा अपरदन से हुआ है। यहां उर्वरता कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। जहां उर्वरता कम होगी वहां उत्पादन कम होगा। आप सोचो, जहां उत्पादन कम होगा वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, जनघनत्व तो कम होगा। इसलिए जो तट है यहां का जनघनत्व तो कम है। औद्योगिक शहरों की बात छोड़ दी जाए तो, चूंकि ये तट ज्यादा कटा फटा है, यहां भूस्खलन की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए यहां रेलवे का विस्तार ज्यादा नहीं हुआ। पश्चिमी तटीय मैदान में रेलवे का विस्तार नहीं हुआ। रीजन क्या है? पहला रीजन, यहां ज्यादातर बीहड़ है। दूसरी बात, दलदल क्षेत्र ज्यादा है, दलदली क्षेत्र ज्यादा है। हम तीसरी चीज बात करें, भूस्खलन की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब सोचो आप, ये तट ज्यादा कटा फटा है, अतः यहां प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण, क्योंकि नदियां जब तेजी से निकलती है ना, तो चट्टानों को काटते हुए समुद्र में गहरा गर्त बना देती हैं। जिससे क्या होता है, उन नदियों के मुहाने के पास बंदरगाहों का विकास होता है। जैसे इसको इस तरह समझो आप, ये समुद्र है, नदी तेजी से निकलती जा रही है, इसको गहरा कर देगी। यहां पे जब नदी यहां से आएगी, जब इसको गहरा कर देगी, तो यहां पे प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं? अटलांटिक तट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कटा फटा है। अब एक चीज सोचो आप, यदि हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो बड़ी चीज देखा, पश्चिमी मैदान में रेल का विकास कम हुआ है, क्योंकि यहां भूस्खलन, लैंडस्लाइड, आशंका ज्यादा है। दूसरी चीज देखा जाए, दलदली क्षेत्र, और तीसरी चीज यहां खड्ड पाए जाते हैं। और चौथी चीज देखा जाए, पश्चिमी घाट कई जगह समुद्र तक आ गई है। जगह समुद्र तक हुआ है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तो लैंडस्लाइड ज्यादा है, क्योंकि नदियां बहुत तेजी से निकलती हैं, या बारिश होती है, नदियां तेजी से निकलती हैं, चट्टानें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। जब चट्टान टूट कर नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं भूस्खलन। दलदली क्षेत्र का विस्तार हुआ। यहां चूंकि बीहड़ का निर्माण होता है, और बीहड़ के क्षेत्र में रेल लाइन का विकास बहुत कठिन होता है, होगा भी तो अत्यंत खर्चीला होगा। इसे जो कोंकण रेल बनाया गया है,
कोंकण रेल में क्या हुआ, अनेक जगह पश्चिमी घाट के अंदर सुरंग का निर्माण किया गया है। सुरंग, यहां खड्ड गड्ढे पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट का विस्तार समुद्र तक हुआ है। अब एक चीज सोचो, ये जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहां देखो आप, सबसे बड़ी चीज ये पूर्वी तटीय मैदान है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता क्या है, यहां ग्रीष्मकालीन एवं वर्षा होती है। पहली बात दे दो, इसका निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपण से हुआ है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अच्छा, यहां पे लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, यहां पे जलोढ़ निक्षेप। हमेशा यहां कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं। पहली चीज आप देखो, आप कम कटा फट कटा फटा होने के कारण, अच्छा, प्रशांत तट कहा जाता है। पूरी बात ध्यान देना, ये जो तट है ज्यादा कटा फटा है तो इसे अटलांटिक तट कहते हैं, और जो पूर्वी तट है कम कटा फटा है इसलिए इसे प्रशांत तट कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये ज्यादा कटा फटा है। देखो शायद मैं लिखवाते समय मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं ये ज्यादा कटा फटा है क्योंकि नदियां तेजी से चट्टानों को काटती हैं, तो ये अटलांटिक तट। ये कम कटा फटा है तो इसे प्रशांत तट कहा जाता है। इसको सुधार लेना है इसको आप लोग शायद। अब एक से ध्यान दो इस बात को, ये कम कटा फटा होने के इसे प्रशांत तट कहा जाता है। अच्छा, जैसे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे मैंने कहा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी नदी है। ये सारी नदियों ने मिलकर के इस मैदान का निर्माण किया है। आप सोचो, नदियां जब अवसाद लाती हैं तो समुद्र में डिपॉजिट कर देती हैं। जब समुद्र में डिपॉजिट कर देंगी तो बंदरगाह के निर्माण के लिए समुद्र को गहरा करना जरूरी है, तो अवसादों को हटाया जाता मशीनों से। फिर वहां कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण, प्राकृतिक और कृत्रिम में बेसिक डिफरेंट क्या है? जहां प्राकृतिक रूप से गहराई हो तो वहां निर्मित बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह, और जहां मशीनों से समुद्र को गहरा किया जाए वहां कृत्रिम बंदरगाह। ये नदियां अवसाद लाती हैं, समुद्र में जमा कर देती हैं। जब समुद्र में पूरा अवसाद जमा हो जाएगा तो समुद्र की गहराई कम हो जाएगी, तो उस अवसाद को मशीनों से हटाया जाता है। आप सोचो, आप उस अवसाद को जो मशीनों हटाया जाएगा, फिर वहां समुद्र की गहराई बढ़ाई जाएगी, तो क्या होगा? कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान देना, हमेशा यह मैदान समतल है, अतः रेल का विकास ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यह है अतः रेल का विकास ज्यादा हुआ है। हमेशा ध्यान दो, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यह समतल है, अतः रेल का विकास ज्यादा हुआ है। हमेशा
इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जब नदी अवसाद लाती है, जमा कर देती है, तो ध्यान दो, ये पूरा का पूरा डेल्टा है। महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा। इस तट को प्रशांत तट कहा जाता है। जैसे जितना भी बंदरगाह देखते हो, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापत्तनम, पूर्वी तट पर जितने बंदरगाह हैं वो कृत्रिम बंदरगाह हैं, और पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह हैं वो सब के सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये हम बात करें, आप लोग हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये हुआ आपका पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अंतर, अब हम बात करेंगे द्वीपीय प्रदेश। कौन कौन से द्वीप हैं भारत में, वो द्वीप कहां स्थित हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो द्वीप कहां स्थित है। देखो आप, द्वीपीय प्रदेश। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, किस बारे में जो जागृति पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश इस तरह पढ़ाया जाए ताकि आपके प्रश्न बाहर ना जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन उम्मीद है कि बाहर न जाए। हमेशा ध्यान देना इस बात को। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें हैं, पर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा आपको। अब तक हम लोग बात कर रहे थे हिमालयी क्षेत्र, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय मैदान। अब हम बात करेंगे द्वीपीय प्रदेश कि इंडिया में कहां कहां द्वीप पाया जाता है। यह द्वीप का लोकेशन क्या है, उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करें माजुली द्वीप। हमेशा ध्यान दें इस बात को। यह जो माजुली द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, नदियों के बीच द्वीप है ये। और इस द्वीप की खासियत यह है कि वर्षा ऋतु में द्वीप का आकार छोटा हो जाता है और गर्मी के मौसम में द्वीप का आकार बड़ा हो जाता है। ये पूरा जो द्वीप है, ये द्वीप है, यहां चावल की खेती होती है और ये अवसादों से निर्मित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। रिवर आइलैंड्स की बात करें, माजुली, लिखते चलो आप, लिखते चलो आप, माजुली द्वीप लिखो। यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तथा असम राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित असम राज्य के, एक मिनट, असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। माजुली द्वीप। अगला देखो आप, न्यू मूर द्वीप।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये बांग्लादेश है, सोचो। न्यूमर द्वीप की बात करें हम लोग, ये द्वीप गंगा के मुहाने पर स्थित है। और ठीक क्या हुआ, ये स्थित है गंगा के मुहाने पे। न्यू मूर हम द्वीप की बात करें, ये गंगा के मुहाने पे स्थित है। और गंगा ने जो अवसाद डिपॉजिट किया है उससे निर्मित है। भारत और बांग्लादेश दोनों दावा करते हैं इस द्वीप के लिए। अतः भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवादास्पद द्वीप है। लिखो आप, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के मुहाने पर स्थित है। वस्तुतः यह द्वीप नदियों के निक्षेप से निर्मित है। यह द्वीप नदियों के निक्षेप से निर्मित है। यहां मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। अब ध्यान देने इस बात को, हम बैरन द्वीप की बात करें, बैरन द्वीप की बात की जाए, अच्छा, यह अंडमान सागर में स्थित है। ये जो बैरन द्वीप है यह अंडमान सागर में स्थित है। यह है एक बैरन द्वीप। यह बैरन द्वीप है आपका, जो अंडमान सागर में स्थित है। यहां सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। ठीक है, अगला लिखो, हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। जो भी मैं बोलूं एक एक बात नोट करते चलो आप। श्री हरिकोटा द्वीप अच्छा, हरिकोटा द्वीप की बात करें हम लोग, श्री हम द्वीप की बात करें, देखो ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप है यहां स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप। आप एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मुहाने पर स्थित है। लिखते चलो, ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर स्थित है। और यहां इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है।
अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इस बात, 3 बातें याद रखनी है। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के मुहाने पर है। अब पुलिकट जो झील है तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील एक लैगून झील है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे इसकी। और इस पर इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है। श्री, अपने अखबार में पढ़े होंगे, श्री हरिकोटा। अब देखो, आप फिर कहा जाता है पाचम और खादर पाचम। खादिर, हम द्वीप की बात करें देखो, ये कच्छ का क्षेत्र है, ये है, ये जो है आपका पाचम द्वीप, और ये आपका खादिर द्वीप है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये पाचम एक खादिर द्वीप है और दोनों कच्छ के रण में स्थित हैं। लिखते चलो आप, यह कच्छ के रण में स्थित है। यह कच्छ का रण है, यह कच्छ की खाड़ी है, यह काठियारा प्रायद्वीप है, और यह आपका कच्छ। यहां मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, फिर ये कहा जाता है बेट, नोरा और पेटान द्वीप की बात करें। ये सोचो, ये जो द्वीप है यह बेट है, ये जो द्वीप है यह नोरा है, और यहां जो द्वीप है ये पिरटान है। ये तीनों के तीनों जो द्वीप हैं ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। हमेशा देखो, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है द्वीप, और सर्दियों के मौसम में सर्दियों के जो मौसम में यहां प्रवासी पक्षी आते हैं। देखो आप, फिर एक प्रश्न, दीवक द्वीप है, ये दीव द्वीप यहां पर है। ठीक काठियावाड़ के नीचे, ये पूरा जो क्षेत्र है काठियावाड़ क्षेत्र है। लिखो आप, गुजरात राज्य के काठीवाड़ा क्षेत्र में दक्षिण में स्थित है। अब देखो आप, फिर एक प्रश्न, एक ये द्वीप है आलिया बेट,
और खालिया बेट। आलिया बेट और खालिया बेट, ये दोनों द्वीप खंभात की खाड़ी में है। लिखो जरा, आलिया बेट और खालिया बेट, ये दो द्वीप हैं। नोट करो आप, आलिया बेट और खालिया बेट की बात करें, ये दोनों द्वीप खंभात की खाड़ी में है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है ये द्वीप। इनका निर्माण निक्षेपण से हुआ है। आप ध्यान दें इस बात को। इसके साथ साथ देखो आप, सॉल्सेट द्वीप की बात करें हम लोग, ये सॉल्सेट द्वीप, लिखो आप, सॉल्सेट द्वीप के बारे में लिखो आप। सॉल्सेट द्वीप लिखो आप, सॉल्सेट द्वीप लिखो। यह महाराष्ट्र राज्य के, यह महाराष्ट्र राज्य के वत्सल नदी, वत्सल नदी के मुहाने पर स्थित है। अब देखो, ठीक कुछ के नीचे एलिफेंटा द्वीप है। सॉल्सेट के ठीक नीचे एलिफेंटा द्वीप है। यह अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप। अच्छा, मैप को लोकेट करते चलना है, ताकि एक बार मैप देखो, ये देखो कौन कहां है। हमेशा पूरी बात ध्यान देना। ये जो एलिफेंटा द्वीप है, ये अरब सागर में स्थित है। यहां प्राचीन काल की अनेक गुफाएं हैं। प्राचीन काल की अनेक गुफाएं हैं, जहां जहां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हमेशा ना एलिफेंटा के बारे में इतिहास में पढ़ोगे आप, अनेक गुफाएं पाई जाती हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व है। एक बात हमेशा याद रखना। फिर देखो आप, इसके ठीक नीचे एक द्वीप है, आयस्टर। यह भी अरब सागर में स्थित है। आयस्टर जो द्वीप है, यह भी अरब सागर में स्थित है और मुंबई के पास है।
अब सोचो आप, एक द्वीप है लक्षद्वीप की बात करें हम लोग, ये जो द्वीप है आमीन दीवी द्वीप, और ये है दोनों जो है लक्षद्वीप का भाग है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो दोनों लक्षद्वीप का भाग है, और कन्नूर जो द्वीप है उसका रणनीतिक महत्व है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो द्वीप है उसका रणनीतिक महत्व ज्यादा है। और ये दोनों प्रवाल चट्टानों से निर्मित हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो दोनों हैं ये प्रवाल चट्टानों से निर्मित हैं। अच्छा, लक्षद्वीप में एक कवरत्ती है। कवरत्ती द्वीप यह लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी यहां पर। मैप को बनाते चलना है। देखो, एक कोकोनट द्वीप है, कोकोनट द्वीप। यह बेम्बानाट कोकोनट कोकोनट द्वीप की बात करें हम लोग, एक कोकोनट द्वीप है। यह बेम्बानाट केरल के बेम्बानाट झील के पास स्थित है। केरल के बेम्बानाट झील के पास स्थित है यह कोकोनट। हमेशा ध्यान देना इस बात को, एक है आदम का पुल, ये बालू और प्रवाल से निर्मित है। यह भी द्वीप है, बालू और प्रवाल से निर्मित है। हमेशा ध्यान, ये बालू एवं प्रवाल से निर्मित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न देखो आप, ये एक पम्बन द्वीप है और ये एक कच्चा तीव द्वीप है। पम्बन द्वीप, कच्चा तीव। हम द्वीप की बात करें, देखो एक पम्बन द्वीप है, एक कच्चा तीव द्वीप है। जो पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप के बारे में लिखो आप।
पम्बन, पब्बन, पम्बन द्वीप के लिखो यह, इसके बारे में लिखो यह रामेश्वर के निकट स्थित है तथा प्रवाल और बालू से निर्मित है। यह मन्नार की खाड़ी के यह मन्नार की खाड़ी के जैव आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। अगला देखो कच्चा तीव द्वीप। कच्चा तीव द्वीप का है, कच्चा तीव द्वीप देखो उधर, देखो यह रामेश्वरम तथा तलाई मन्नार, तलाई मन्नार के मध्य स्थित है। तलाई मन्नार के मध्य स्थित है। भारत ने इसे श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया है। अब ध्यान देना इस बात को, थोड़ा सा हम लोग द्वीप को देखते, एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, दोबारा हम लोग मैप बनाते हैं। इस द्वीप की जितनी भी मैप है लगातार देखते रहेंगे तो मुझे विश्वास है आपको याद हो जाएगा। लगातार देखते रहेंगे तो फिर हम भारत का एक मैप बनाते हैं। चलो आप मैप की बात करें, हमेशा अगला है व्हीलर द्वीप। व्हीलर, हम व्हीलर द्वीप की बात करें, एक बात हमेशा याद रखना, पहली चीज ये उड़ीसा राज्य में वैतरणी नदी के निक्षेप से निर्मित है। ये उड़ीसा राज्य है। ये देखो आप, ये एक द्वीप यहां है। द्वीप, इसके बारे में लिखो आप। यह उड़ीसा राज्य के तट पर, उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी, वैतरणी
वैतरणी नदी, वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित, वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित निक्षेप से निर्मित है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, लिखो आप। अच्छा यहां ज्यादातर क्या है, लॉन्च के मिसाइलों का परीक्षण यहीं से होता है। लिखो यहां चांदीपुर परीक्षण स्थल है। चांदीपुर परीक्षण स्थल है। यहीं से भारत मिसाइलों का परीक्षण करता है। अच्छा एक चीज ध्यान दो इस बात को, यहां एक होप द्वीप है। हमेशा जान दो, यहां एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां होप द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गोदावरी नदी के निक्षेपण से निर्मित है। निक्षेपण से निर्मित है। यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न, सेंट मेरी द्वीप, सेंट मेरी द्वीप हमेशा यह मैंगलोर के समीप स्थित है। मैंगलोर के समीप स्थित है। मैंगलोर एक शहर है के समीप स्थित है। यह मंगलौर बंदरगाह की तीव्र हवाओं एवं लहरों से रक्षा करता है। फिर देखो उत्तरी सेटिनल द्वीप, उत्तरी सेटिनल द्वीप की बात करें, इसके बारे में लिखो आप। उत्तरी सेटिनल द्वीप, दो चार बार देखोगे चीजें याद हो जाएगी आपको। लिखो आप, यह अंडमान समूह का
बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। यहां सेंटिलीज नामक जनजाति पाई जाती है। सेंटिलीज नामक जनजाति पाई जाती है। अच्छा, फिर एक देखो, कोको द्वीप भी पाया जाता है। कोको द्वीप, कोको, हम द्वीप की बात करें, लिखो आप, यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित एक द्वीप है। इस पर म्यांमार का नियंत्रण है और चीन अपना नौसैनिक अड्डा का विकास कर रहा है। अगला है रास द्वीप समूह, रास द्वीप। कि हम बात करें, अच्छा, ये सब के सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। लिखो आप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। वर्तमान में यह भारतीय नौसेना के संरक्षण में है। आप ध्यान देना इस बात को। फिर हम बात करें अंजी द्वीप। अंजी द्वीप हमेशा ध्यान दो इस बात को। अंजी द्वीप जो है, ये अरब सागर, देखो इधर अरब सागर है और गोवा के पश्चिम में स्थित है। लिखो आप, गोवा के पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता
के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक द्वीप की बात करें हम लोग, विपिन द्वीप। विपिन, हम द्वीप की बात करें, लिखो आप, या केरल के कोच्चि बंदरगाह के पास स्थित है। तथा इस बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है। इस बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है। इतने सारे द्वीप हैं और यूपीएससी यदि पूछेगा भी तो इन द्वीपों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अब देखो, आप ये तो भारत की बात उठी, अब एक प्रश्न है, अपवाह तंत्र की बात करें। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रिवर ड्रेनेज हम सिस्टम की बात करें, अपवाह तंत्र की यदि बात की जाए, देखो अपवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है? कोई नदी है, सहायक नदियों से मिल करके हमेशा जिन जिन क्षेत्रों में जिस रूप में प्रवाहित होती है उसे कहा जाता अपवाह तंत्र। हम लोग पढ़ चुके थे। मान लिया जाए ये कोई नदी है, इसके अनेक सहायक नदियां हैं, ये सब मिल करके जिन क्षेत्रों से बहती हैं उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। हमेशा ध्यान दो, अर्थात मुख्य नदी और सहायक नदी का एक तंत्र, एक सिस्टम है यह। इसे कहते हैं अपवाह तंत्र, कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या चीज है? सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर के जिस एकीकृत तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र, कहा जाता है इसे। अब एक चीज सोचो आप, नदियां जब बहती हैं तो एक पैटर्न बनाती हैं। जैसे कुछ लोग चलने का तरीका होता है, तो नदियों के बहने का एक तरीका होता है। कुछ नदियां सीधी बहती हैं, कुछ नदियां यूं बहती हैं, सर्फ की तरह बहती हैं। इसे कहा जाता है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं उसे। अब सोचो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, ये ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है? हमेशा ध्यान दो, नदी जब उद्गम से निकलती है ना, और जब नदी मुहाने तक जाती है तो जिस तरह की रचना बनाती है उसे कहा जाता अपवाह
प्रतिरूप, उसे कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं उसे। ठीक है, नदी जब निकलती है उद्गम से और मुहाने तक जब नदी जाती है तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है नदी, उसे कहा जाता है अपवाह प्रतिरूप। और एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके निर्धारण में स्थलाकृति, स्लोप कैसा है, जल की मात्रा कितनी है, ये सारे फैक्टर इसे निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने कहा ये पहाड़ है, ये समुद्र है, नदी यहां से निकलती है ना, तो अक्सर देखा होगा कुछ नदियां सीधी बहती हैं, कुछ नदियां यूं बहती हैं, ये बहने का तरीका है। तो नदियों के जो चल बहने का तरीका, इसे कहा जाता प्रतिरूप, इसे ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। और इसे निर्धारित करने में स्थलाकृति, सैलों की प्रकृति, चट्टानों का नेचर क्या, कोमल चट्टाने, ये कठोर चट्टाने। याद रखना, नदी जब अपरदन करती है, जल की मात्रा कितने हम लोग पढ़ चुके हैं, जल की मात्रा ज्यादा होगी तो अपरदन ज्यादा होगा, तो स्ट्रक्चर ज्यादा अलग होगा। जल की मात्रा कम होगी, अपरदन कम होगा, तो स्ट्रक्चर अलग होगा। स्लोप कैसा है, स्लोप ज्यादा होगा तो अपरदन ज्यादा होगा, वहां स्ट्रक्चर अलग होगा। पर स्लोप कम है, जल की गति कम होगी, तो वहां स्ट्रक्चर अलग होगा। ये है आपका, लिखो आप अपवाह प्रतिरूप, लिखो आप। नदी की उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक नदियों द्वारा निर्मित संरचना को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से? एक चीज सोचो, स्थलाकृति, ढाल, सैल की प्रकृति, द नेचर ऑफ रॉक्स क्या है, जलापूर्ति, जल की मात्रा कितनी है, और विवर्तनिक गतिविधि की बात करें, इसका मतलब देखा, हमेशा ध्यान दे इस बात को। पता चला नदी यूं बह रही है, ये भाग अचानक ऊपर उड़ गया तो नदी इधर बहना शुरू कर देगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी, टोपोग्राफी, स्थलाकृति, स्लोप कैसा है, द नेचर ऑफ रॉक्स कैसा है, और वाटर सप्लाई क्या है। ये एक चीज सोचो, हम लोग बढ़ चुके थे, मान लिया जाए स्लोप इधर है तो नदी सीधी बहेगी, अचानक बीच में पहाड़ आ गया, नदी बह रही है, घूम जाएगी। अचानक चट्टानों में परिवर्तन हुआ, एक भाग ऊपर उड़ गया तो नदी घूम जाएगी। सैल का नेचर क्या है, कठोर चट्टाने तो अपरदन कम होगा, मुलायम चट्टाने हैं तो अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक प्रतिरूप को डिसाइड करने वाले कारक हैं। अब अपवाह प्रतिरूप के कुछ रूप हैं, ड्रेनेज पैटर्न के प्रकार क्या है। हमेशा कुछ पूर्ववर्ती नदी होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स की बात करें, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही हैं। जैसे एक चीज सोचो, ये नदी बह रही है, हिमालय जब ऊपर उठा तो नदियों ने हिमालय को काट दिया और गार्ज बना दिया, खड्ड बना दिया। जैसे सिंधु गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज, सतलज गार्ज। सोचो, ये नदियां पहले से बह रही थी, फर्क ये था कि ये नदियां तिब्बत के पठार पर बह रही थी।
और जब हिमालय ऊपर उठने लगा तो नदियों ने क्या किया, चट्टानों को काट करके अपना मार्ग निर्धारित कर लिया। हमेशा इसे पूर्व, जैसे सिंधु सतलज की बात करें, हम गंगा की बात करें, हम कोसी की बात करें, हमेशा सरयू की बात की जाए, काली नदी, ये सब के सब जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदी हैं। तो हिमालय के निर्माण से पहले जो नदियां बह रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अरे बात है। दूसरी चीज अनुवर्ती नदी, कॉन्सिक्वेंट रिवर, मतलब जैसा स्लोप है नदी उसी को फॉलो कर रही है, कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। जिस रूप में बहना शुरू की उस रूप में आज भी वो बह रही हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां। कई बार क्या होता है कि जैसे वहां के मालवा के पठार में जो नदियां बहती हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये सीधे यमुना नदी में जाके मिलती हैं और इनका ड्रेनेज पैटर्न भी अलग है। ठीक है। हमेशा तो पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, परवर्ती नदी किसे कहते हैं, अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, इसको लिखते चलो आप। ये सब के सब थोड़ा सा फैक्चुअल है और ध्यान देना होगा आपको। परवर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर या इन हम रिवर की बात करें, परवर्ती नदी कहते हैं इसे। लिखो आप, परवर्ती नदी कहते किसे हैं। एक चीज हमको सोच लेना है कि पॉलिटी में जाग्राफी में इतनी अच्छी तैयारी है जो कि प्रश्न नंबर की गलत ना हो। इसे मैं भी मेहनत कर रहा हूं और एक एक फैक्ट की कोशिश को भी लिखवा दूंगा आपको। लिखो आप, परवर्ती, सॉरी परवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती नदी। लिखो आप, वे नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी तथा कालांतर में इन नदियों ने हिमालय को काटकर दक्षिण की ओर बहने लगी। जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सरजू नदी। अब देखो, अनुवर्ती नदी क्या होती है। ये समान ढाल की ओर बहती है। तो लिखो आप, वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती नदी हैं। अच्छा, जैसे मैंने क्या कहा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो सब के सब अनुवर्ती नदी हैं। हमेशा, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हमेशा। फिर दूसरी की बात करें, परवर्ती नदी की बात करें, सब्सिक्वेंट रिवर्स की बात करें, हम परवर्ती नदी की बात करें, हमेशा परवर्ती नदी, सब्सिक्वेंट हम नदी की बात करें। अच्छा, ये समांतर जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब के सब परवर्ती नदी हैं। लिखो आप, प्रायद्वीप की बृहद मैदान की तरफ उत्तरी ढाल के कारण विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा रेंज, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा रेंज से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदियां परवर्ती नदी हैं। जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी। अब हमेशा ध्यान दो, अब हम बात करें कि नदी एक बेसिन बनाती है। बेसिन क्या होता है? नदी अपने सहायक नदियों से मिलकर के जितने एरिया को कवर करती है उसे नदी बेसिन कहा जाता है। तो एक चीज ध्यान दो, तो नदी दी बेसिन की बात की जाए तो नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है? पूरा नदियों का प्रवाह क्षेत्र, मुख्य नदी एवं सहायक नदी का अपवाह क्षेत्र, ये जो तीन प्रकार की बातें होती हैं, दीर्घ बेसिन, इसका जो एरिया होता है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। मध्य बेसिन, इसका जो होता है 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर। और जो लघु बेसिन होता है 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम। ये जो नदी बेसिन है, तीन तरह की बेसिन होती है, दीर्घ बेसिन, मध्य बेसिन, लघु। हम बेसिन की बात करें
अब सोचो जरा, अब ध्यान से सुनो इस बात को। कई बार यूपीएससी ये पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूपीएससी पूछ सकता है कभी कभी। अब ध्यान से समझो इस बात को। भारत में अपवावेशीन दृष्टि से नदियों का क्रम, हम भारत की बात करें, नदियों का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा अपवाह बेसिन गंगा का है, उससे कम यमुना का, उससे कम सिंधु का, उससे कम गोदावरी, उससे कम कृष्णा, उससे जो कम है ब्रह्मपुत्र है, उससे कम महानदी है। हमेशा ध्यान दो, अपवाह बेसिन, यदि ये कहा जाए सिंधु का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा भारत में है, उसका कुछ हिस्सा हमेशा जान दो। कई बार यह पूछ लेने से किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है इंडिया में, भारत की बात हो रही है। यमुना नदी का अपवाह बेसिन 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, पर वो पाकिस्तान में है। इसका बड़ा एरिया कहां है? या तो पाकिस्तान में है या तो तिब्बत में है। भारत में जो गुजरती है नदी हमेशा, तो सबसे बड़ा गंगा का है, उसके बाद यमुना नदी, यमुना गंगा की सहायक नदी है, उसके बाद सिंधु नदी है, ध्यान दो तीसरे नंबर पे, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है। देखो ब्रह्मपुत्र जो है कौन नंबर पे? छठे नंबर पर है। अब कंफ्यूजन क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा और कैसे गलतियां हम करेंगे। क्वेश्चन ही बनेगा फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा ध्यान दो, ब्रह्मपुत्र नदी गोदावरी से लंबी है। सेकेंड, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में अपवाह बेसिन गोदावरी से कम है। अब देखो प्रश्न ये पूछेगा, ब्रह्मपुत्र नदी गोदावरी से लंबी है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में अपवाह बेसिन गोदावरी से कम है। अब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया, ये तो हम कन्फर्म है कि ब्रह्मपुत्र नदी गोदावरी से लंबी है, तुरंत इसको सही मारेंगे। और मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि जो नदी लंबी होगी उसका बेसिन भी ज्यादा होगा, तो अब दिमाग में यह तर्क लगाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तो लंबी है तो इसका अपवाह बेसिन भी गोदावरी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो गोदावरी से लगभग दूनी है। अब विकल्प क्या देगा? दोनों सही, फोर्थ केवल फर्स्ट सही। अब गलती क्या होगी ये तो कन्फर्म है, हम इसको सही मार देंगे। हम ये नहीं ध्यान देंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में अपवाह बेसिन गोदावरी से कम है, हम कहेंगे ये तो गलत है, हम ये मान लेंगे। पर प्रश्न क्या, भारत में यहां लिखा हूं भारत में बेशक ब्रह्मपुत्र का अपवाह बेसिन गोदावरी से बड़ा है,
लेकिन उसका बड़ा हिस्सा तिब्बत में है। भारत में तो ये गोदावरी की बात पड़ता ही है, और ब्रह्मपुत्र का एक अपवा बेसिन बांग्लादेश में है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जबकि दोनों विकल्प सही है इस मैप के अकॉर्डिंग। हमेशा ध्यान देने इस बात को। अब हम बात करें कि हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखो आप, ध्यान से सुनो इस बात को। अब हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र, हम तंत्र की बात करें, इसमें सबसे पहले इसका मतलब यही है, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित अपवाह तंत्र। तो दो चीज, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत, हम दो की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करें सिंधु नदी। ये नदी, अच्छा एक चीज ध्यान देने इस बात को, जो लोग 2021 में देंगे, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, उनको रिस्क नहीं लेना है। हम एक एक चीज पढ़ के जाएंगे, हमारे पास टाइम है। अब मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका पीटी का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवीजन करो आप, और 4 से 5 पेज अलग से जोड़ लो करंट के लिए। करंट का जब कोई इशू उठे तो वहां नोट कर लो आप, और उस करंट का जहां एक पेज में करंट नोट करोगे, जिस नदी का कोई इशू आया तो एक करंट का इशू हो गया, नदी में कोई बांध बनना है, करंट का इशू, तुरंत क्या करो, जहां इस नदी के बारे में लिखे हो वहां एक पेज जोड़ दो आप, वही करंट जुड़ जाएगा। एक बात, क्योंकि हम लोग तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, करंट की चीजें इसमें जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, इससे रिस्क नहीं लेना, साथ साथ तैयार करती चलो। आज जो हमारी क्लास हुई उसको देर रात तक तैयार कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब क्लास लेता हूं तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा काम करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, और आसपास किसी को ढूंढो, उसे डिस्कस करो आप। ठीक है, हम सिंधु नदी की बात करें। देखो कहां से निकलती है, कहां बहती है, नोट करो आप। सिंधु नदी, इसका उद्गम बोखर चू नदी है। चू हिमनद है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर। यह नदी सबसे ज्यादा हिमनद करते ग्लेशियर, यह नदी सबसे ज्यादा ग्लेशियर एवं पर्वतमालाओं के ढाल से प्रवाहित होती है। यह लद्दाख और जास्कर, यह लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। लेह के नीचे इसमें, लेह के नीचे इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है।
सुरु और द्रास, इसके बाएं किनारे से मिलती हैं। उत्तर पश्चिम की ओर सियोक एवं नुब्रा, सियोक एवं नुब्रा सहायक नदियां मिलती हैं। तथा पश्चिम से गिलगिट नदी मिलती है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, इन नदी के बारे में देखो आप, मैं एक मैप बना रहा हूं। सोचो आप, ये आपका कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत, यहीं पे आपका ग्लेशियर है, बोखर चू ग्लेशियर। यहां से ये सिंधु निकलती है, सिंधु नदी। ये आपका नदी जब निकलती है, ये आपका लद्दाख है, और ये आपका जास्कर श्रेणी है। ये नदी जब आगे निकलती है तो लद्दाख है, और ये जास्कर है। इन दोनों के बीच से नदी निकलती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये लद्दाख पर्वत है, ये जास्कर श्रेणी है। सिंधु नदी, ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के उत्तर में बोखर चू ग्लेशियर है, सिंधु नदी निकल रही है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। यहां होता क्या है, बाएं किनारे से मतलब लेफ्ट, और ये लेफ्ट हमारा, ये लेफ्ट हो गया। सुरु और द्रास नदियां आके इसमें मिलती हैं। सुरु और द्रास ये नदियां आके मिलती हैं। ये नदी जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो हमेशा जान दो ये आपका नंगा पर्वत है। पर्वत है, आगे जाकर के इसमें नुब्रा शोक नदियां मिलती हैं। नुब्रा शोक नदी मिलती है। ये नुब्रा और शोक नदियां, यहां क्या होता है, ये नदी यहां गार्ज बनाती है। गार्ज, ये गार्ज कहां है, गिलगिट, जो पाकिस्तान में स्थित है। गार्ज, ये नदी आगे बढ़ती है। सोचो आप, यहां पर क्या होता है, एक गिलगिट नदी मिलती है। ये स्थित सोचो आप, सिंधु नदी निकल कहां से, कैलाश पर्वत बोखर चू ग्लेशियर से ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। ये पूरी बात ध्यान दो इस बात को। सुब्रा और सुरु दो नदियां, ये नुब्रा और सियोक है, दोनों नदियां इसमें मिल जाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं नुब्रा घाटी, क्या गलवान घाटी फेमस है लद्दाख में, जहां भारत और चीन के बीच, चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तो नुब्रा घाटी से हम लोग पढ़ चुके हैं। नुब्रा घाटी से भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करते हैं। सियोक है, यह नदी गिलगिट के पास बड़ा सा गार्ज बनाती है, और इसमें सीधे
गिलगिट नदी आके मिल जाती है पश्चिमी भाग से, और ये आगे जाकर की कई सहायक नदियां हैं, ये डिवाइड डेल्टा बनाती है। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये नदी डेल्टा बनाती है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।